जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं। और आप सबके लिए हिस्ट्री से टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना तैयारी हो गया है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं टेलीग्राम का। या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो वहां से भी जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं। आज का जो सेट है वो सेट 4 है और अभी तक हमने सेट 1, 2, 3 ये सब करा दिए हैं और आपको टोटल 1 से लेके 10 तक सेट कराएंगे। और अगर आप 10 का 10 सेट लिख लेते अपने कॉपी में और याद कर लेते अच्छे तरह से, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रख सकता है, क्योंकि ये आपको हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेंगे कि आप किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगर आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 देखना चाहते हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, और मॉडल पेपर भी डाल दिए हैं ऑब्जेक्टिव का, जाके देख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक सेट कंप्लीट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक जम के शेयर नहीं किए हैं, एक बार जम के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सबके लिए ही ऐसा सब्जेक्ट लाते हैं। और उम्मीद है कि जो सेट 1, 2, 3 देखे हैं वो आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या करा है कि झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। ये जो झूम की खेती देख रहे हैं, जिसे जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, 2-4 प्रकार के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए MVBI प्रश्न क्या है, MVBI प्रश्न है। इसे स्टार मार्क लगा के आप उसे याद कर लीजिएगा, 2 नंबरी में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है कि झूम की खेती, जिसे आदिकालीन जीवन निर्वाह खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? झूम की खेती को क्या कहते हैं? आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसे पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे? जो तो पहाड़ी क्षेत्र में, जहां जहां बड़ा बड़ा जो क्षेत्र होता है, मतलब पहाड़ जो इलाका होता है, वहां पर यह कृषि किया जाता है, जिसमें जंगलों को काट कर उसे जलाया जाता है। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये घना जंगल है और ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर क्या होगा, बहुत घना घना जंगल होगा। क्या होगा? जंगल होगा। लेकिन बाद में क्या करते हैं, वहां के जो किसान होते हैं या कोई आदमी मान सकते हैं, वो क्या करते हैं, उस जंगल को काट दिया जाता है और जंगल को काट कर उसे सुखा दिया जाता है बढ़िया से। और जब सूख जाते हैं तो उसमें आग लगा दिया जाता है। क्या कहता है? आग लगा दिया जाता है। फिर उस राख में बीज डालकर फसल किया जाता है, और जब ये जंगल जो है क्या बन जाता है, राख बन जाता है। जब उसके बीज बीज मतलब मान सकते हैं गेहूं का हो गया, धान का हो गया, राई का हो गया, जौ का हो गया, ये सबका जो बीज होता है राख में मिलाकर फिर उसका खेती किया जाता है, उसे हम झूम की खेती कहते हैं। तो आपको 100% याद हो गया होगा। याद हो गया ना? बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड और प्रश्न में। और सेकेंड और प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को अच्छे से। श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी लिखे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है। क्या है? ये जो श्रीमद् भगवत गीता देख रहे हैं, वह महाभारत का एक अंश है। क्या है? अंश है। मतलब नहीं कहते कि ये मेरा अंश है, ये मेरा अंश है, मतलब कि पुत्र जैसा के समान होता है। उसी प्रकार महाभारत का एक छोटा सा अंश कौन है? श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक है, इसका वर्णन आदि पर्व में है। किसका? इसका जो वर्णन है कहाँ है? आदि पर्व में है। इसका निर्माण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत भाषा में हुआ था। इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, आप पॉइंट को जरूर नोट कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाए कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है महर्षि वेद व्यास ने की थी। श्रीमद् भगवद गीता की रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास ही है। किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। याद रखिएगा, इसमें 700 श्लोक एवं 18 अध्याय है। कितने हैं? 700 श्लोक एवं 18 अध्याय है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में के मैदान में हरा दिया, जिसमें निष्काम कर्म हुआ था। क्या हुआ था? निष्काम मतलब कि बहुत ही बेकार काम करने के कारण उसे हार हुआ था। ठीक है, हुआ। भक्ति का उपदेश दिया था, साथ ही साथ सत्य की मार्ग है। इसमें राज धर्म की शिक्षा की दी गई है। देखिए, इसमें जो है ना बहुत ही ज्यादा, जो आप सुने होंगे महाभारत जब देखे होंगे,
तो उसमें क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया गया है, अर्जुन और कृष्ण के बारे में बताया गया है, सच्चाई के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में बताया गया है। इसमें अनेक प्रकार के सत्य के बारे में भी बताया गया है। किसके? सत्य के बारे में, सत्य के मार्ग पे चलने के बारे में बताया गया है। कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, ये सब बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, या कह सकते हैं महाभारत में। ठीक है, लेकिन ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट क्या है, इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसमें टोटल कितने श्लोक है? तो 700 श्लोक है। अध्याय कितने हैं? तो 18 है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 नंबर जो प्रश्न है MVVI क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये MVVI प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आपको ऐसा कोई साल नहीं है जो छोड़ दे, ये प्रश्न आपको हर बार पूछता है। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि पुरातत्व 2 शब्द से बना है। क्या है? पुरातत्व जो है कितने शब्दों से बना है? 2 तत्व से। तो पूरा और तत्व से मिलने पर बना है। क्या है? पुरातत्व जो है कितने से बना है? 2 शब्दों से मिला है। कौन कौन? पूरा और तत्व से मिलने से बना है, जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री होता है। पूरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन होता है, और तत्व का अर्थ क्या होता है? सामग्री होता है। अर्थात उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं, जैसे पत्थर, सिक्का, हड्डी आदि। इसके बारे में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पुरातत्व क्या है। पुरातत्व के बारे में जैसे हम कह सकते हैं कि पुरातत्व जो है ना, प्राचीन काल, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, ये सब जो है उसके बारे में हमें ज्ञान मिलती है। किसके द्वारा? ये पुरातत्व के द्वारा ही। यहाँ पर कह रहा है कि पुरातत्व 2 शब्द से मिला है, पूरा और तत्व। पूरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन होता है। प्राचीन मतलब कि जो पुराने जमाने का है। और तत्व मतलब क्या होता है? सामग्री, कोई सामान वामान हो गया, जैसे पत्थर हो गया, मूर्ति हो गया, ये सब हो गया। और पुरातत्व के ही अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके बारे में जानकारी मिली थी पुरातत्व के अंतर्गत। ठीक है, ये आप पॉइंट याद कर सकते हैं, छोटा सा है लेकिन आप अगर इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न में देखिएगा अच्छे से कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बताए। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बताए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी है? एक कृषि प्रधान सभ्यता है। कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। देखिए कृषि जो होता है आज भारत में मूल क्या है? आधार है। किसका? कृषि। 90%, सॉरी 80%, 70% अभी भी क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं लोग। लोग कृषि के सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग करते थे, तथा इसके अलावे खेतों में कुआं का निर्माण करके सिंचाई करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो नदियों का भी प्रयोग करते, जैसे सिंधु घाटी नदी कहते हैं, रावी नदी हो गया, भोगवा नदी हो गया, ये सब जो है इस नदी सब का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है, और इसके बाद क्या करते थे? खेतों, जैसे खेत हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई करके कुआं बना देते, जो कि अभी वर्तमान में भी बहुत जगह खत्म हो गया है, बट कहीं कहीं ऐसा जगह है जहां पर कुआं अभी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? कृषि वगैरह करते थे। ठीक है, और ये प्रश्न जो देख रहे हैं आपके लिए MVVI मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जहां पर महावीर आ जाए, महावीर आ जाए, वो आपके लिए MVVI है। और अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। अब सब देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बट लाइक नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है, राइट? तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता है लाइक नहीं करते तो। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि पंच महाव्रत या महावीर के उपदेश क्या है। महावीर के उपदेश क्या है? कह सकते हैं महावीर स्वामी के उपदेश क्या क्या है, महावीर स्वामी ने कौन कौन सा उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी के आप क्या क्या बारे में जानते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके 5 नंबर का है। कितना का है? 5 नंबर का। तो उत्तर में आपको लिखना है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कष्ट निवारण के या मुक्ति प्राप्ति के लिए 5 आदर्श का पालन करने के लिए कहा था, जो इस प्रकार है। देखिए कोई नहीं कहता कि हमारे अंदर इतना कष्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और मुक्ति प्राप्ति जैसे भगवान के स्वर्ग प्राप्ति कर सकते वो होता है, तो उसके लिए महावीर स्वामी ने 5 आदर्श दे दिए हैं कि हाँ इस प्रकार अगर आप तुम काम करोगे, ये करोगे, तो उससे तुम्हारा क्या होगा? तुम अच्छे खासे हो सकते हो। सबसे पहले जो बोला गया है 1 नंबर में जो है सत्य, और सत्य जानते हैं बहुत ही कम व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्थात मतलब कि जो हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर देखिए मान लीजिए कि अगर आपको 5 अगर जीवन में कष्ट या मुक्ति के निवारण चाहिए, तो सबसे पहला जो है वो है आपका झूठ मत बोलिएगा, कभी नहीं बोलना है। अहिंसा, अहिंसा मतलब कभी हिंसा मारपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हिंसा आप जानते हैं कि रेल जब जस्ट अभी कुछ दिन पहले हुआ था, रेल हड़ताल वगैरह हुआ था, तो ये क्या है? अहिंसा है। हिंसा करना चाहिए लेकिन अहिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है,
समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, अस्ते अस्ते मतलब क्या होता है, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने का मतलब कि जैसे हम किसी का सामान वामान चुरा लेते हैं, वो कभी नहीं चरना करना चाहिए। अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना चाहिए और धन को हमें संजो कर नहीं रखना चाहिए। जितना है उतना ही में काम चला के पूरा जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, नहीं कि पूरा हम धन एकदम सजा के रखे हुए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और लास्ट में एक महावीर स्वामी ने एक बाद में जोड़ दिए थे, ब्रह्मचार्य क्या होता है, ब्रह्मचार्य अर्थात कि इंद्रियों के वश में करना चाहिए। इंद्रियों जैसे लड़का हो गया तो लड़की को वश में रखे, और लड़की है तो लड़का को वश में रखे, अर्थात शादी विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही होता है थोड़ा सा जो कि अभी तो हर सब लोग करते हैं क्या, समझ रहे हैं ना। हाँ समझ गए प्यारे, बहुत अच्छे, तुम सब इतने टैलेंट हो ना कि इसके बारे में ना समझोगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, इसका रीजन बताइए। ये पूछा जा सकता है बोर्ड में, और बोर्ड में ये पॉलिटिकल साइंस में है, हिस्ट्री में, दोनों में बहुत बार पूछा गया। पॉलिटिकल साइंस से आप लिए हैं तो और अच्छा खासा ये प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तर में क्या करा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब होता, 26 जनवरी 1949 को, जिसे अंगीकृत के नाम से भी जानते हैं, वो बन के तैयार हो गया था। परंतु 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि 1929 में कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। जब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, उसी लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या करा है, 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है, ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे आप जरूर नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो, ये खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उत्तर में क्या करा है कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने कमजोर या गरीब देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है तथा वहां के संसाधनों को अपने हित के लिए उपयोग करता है, उसे साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई गरीब देश है, ठीक है, और ये अमीर देश है। ठीक है, अमीर वाला बड़का हो गया, गरीब वाला छोटा। ठीक है, तो उसका क्या है, कोई संसाधन वगैरह है, और वो जो अमीर व्यक्ति है वो अपने हित के लिए या अपने स्थापत्य के लिए, अपने शासन के लिए या धांधली जताने के लिए गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद में हम कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, पॉइंट छोटा सा था बट अच्छा था। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कह सकते हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। डांडी मार्च से आप क्या समझते हैं, डांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि जब अंग्रेजों ने नमक पर कीमत बढ़ा दिया तब उसके विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में 78 सदस्य के साथ एक यात्रा पर निकले तथा 24 दिनों में 240 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित डांडी नमक स्थान पर पहुंचे और अगले दिन समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया, उसे ही डांडी मार्च कहते हैं। समझिएगा पॉइंट को क्या करा है, इस पॉइंट को समझाने में आपको थोड़ा सा लगता है टाइम। ठीक है, देखिए क्या करा है, समझिएगा प्रश्न को, यहाँ पर क्या करा है कि जब अंग्रेजों ने नमक, नमक जानते हैं ना कि जो हम अब रोज भाई रोज खाते हैं, वो मतलब सब्जी में धक, यार ऐसे नहीं खाते हैं, सब्जी में धक, उसने क्या किया, नमक जो अभी 10 रुपए किलो मिलता है, कोई 25 रुपए मिलता है, तो वो क्या था, उस नमक को बढ़ा के 50 रुपए कर दे। और उस समय सोच सकते हैं जो 2 रुपए नमक मिलता है और उस नमक का 5 रुपए कर देगा, तो जो अमीर व्यक्ति है वो ले लेगा, गरीब व्यक्ति कैसे लेगा, वो नहीं ले पाएगा। और नमक के बिना कोई सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, राइट। तब उसके विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में 78 सदस्य, मतलब कि 78 सदस्य लोग गए और वहां पर निकल गए यात्रा पर, किसके लिए, नमक विरोध के लिए, तथा 24 दिनों तक लगातार चलने के बाद 240 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित डांडी नमक स्थान पर पहुंचे, जहां पर नमक है या समुद्र इलाका है, वहां पर पहुंचे और अगले दिन समुद्र के पानी से क्या क्या नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया था। सबसे पहले आपको प्रश्न पूछेगा कि नमक कानून को कब भंग किया गया था, तो नमक कानून का भंग किया गया था 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इसकी शुरुआत कभी थी, तो 12 मार्च 1930 को हुई थी। ठीक है, याद रखिए पॉइंट बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। कितने दिनों तक? तो 24 दिनों तक। ठीक है। अब चलिए 9 नंबर देखते क्या कर रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, जो कि देखिए दो प्रश्न आपको, एक दो में से एक प्रश्न आपको जरूर रहेगा। इतिहास लेखन में अभिलेखों के क्या महत्व है, या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से प्रश्न आपको एक रहेगा तो ही रहेगा। ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें सांस्कृतिक रीति रिवाज, खान पान की जानकारी मिलती है, अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना महत्वपूर्ण है। और इतिहास लेखन से ही अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। किसके? अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। और ये आपका 10वां लास्ट प्रश्न है कि स्तूप क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। स्तूप क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर में देखिए क्या कहा जा रहा है कि स्तूप संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है? स्तूप संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ टीला या ढेर होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? टीला या ढेर होता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया था, जिसे ही स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया। स्तूप के चारों ओर ऊंचा ऊंचा दीवार बनाया गया तथा चारों ओर दिशाओं में चारों तरफ से विशाल द्वार बनाया गया था, जिसे तोरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न को क्या करा, स्तूप जो है सबसे पहले समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करा, ठीक है। यहाँ पर क्या करा, प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। स्तूप का अर्थ जो संबंध है वो है आपके बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। और स्तूप के जो होता है, देखिए स्तूप का जो अर्थ होता है टीला होता है या ढेर होता है। या महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होगा कि मृत्यु जो होता है ना, उससे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। उसका और उसका जो हड्डियां जिसे जलाया जाता है, उनकी हड्डियों को क्या किया? 8 भागों में बांट गया। जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भाग हो गया। क्या हो गया? ये सब 8 भागों में फैल गया। ठीक है। अ, जिसे ही स्तूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैसे स्तूप का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, किया गया है स्तूप के चारों ओर, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब इसके चारों तरफ क्या किया गया? ऊंचा ऊंचा दीवार बनाया गया। क्या गया? ऊंचा ऊंचा दीवार गया। और चारों तरफ से विशाल द्वार बनाया गया, जिसे तोरण भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो पॉइंट था इंपॉर्टेंट था। हिस्ट्री का सब्जेक्टिव जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3 कंप्लीट इन वीडियो है, जिसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और ऑब्जेक्टिव का भी अगर आप तैयारी अच्छा खासा करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 10 तक सीट देख लीजिए, और बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के नंबर ला सकते हैं। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं। अब सेट 5 चाहिए या नहीं चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि और हमें वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।